इस पॉडकास्ट का या मेरी इस नई जर्नी का मकसद भी यही है कि जो Tier 2 Tier 3 की सिटीज़ में नए इन्वेस्टर्स लोग आ रहे हैं, हाउसवाइफ्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या नौकरी कर रहे हैं छोटी मोटी, या छोटे मोटे बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनको मार्केट ना पढ़ने का समय और ना ही मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो 4 घंटे बैठ के मार्केट ही पढ़ रहे हैं अपना काम छोड़ के, ये मत करिए आप। हम जैसे लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। 2025 में क्या थीम्स बन रही हैं कि लोग, अब चूंकि इस समय लोग बहुत दुखी भी हैं, क्या मार्केट चल नहीं रहा है, बिल्कुल, एक दिन चलता फिर 2-3 दिन गिर जाता है, तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। मेरा भी मानना है कि आप अगर इन्वेस्टर हैं रोज सुबह उठ के इंडेक्स में देखिए, अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं, सोइए आराम से 9 बजे तक, 9:30 बजे उठिए, मार्केट खुल जाए तब देखो। बिल्कुल। तो जो इन्वेस्टर हैं जिनको मैं कैटर करना चाहता हूँ, उन लोगों को जो रियली पैसा लगाना चाहते हैं और वेट करेंगे, वो मान के चलेंगे कि हमको 2-3 साल कुछ नहीं करना। बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए 2025 जो नया साल है, ये क्या थीम्स लेके आ रहा है, क्या आइडियाज लेके आ रहा है, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, वही वाली डीलरों से और सबसे मिल रहे हैं? जी, आई थिंक 2025, 26, 27 में और भी लंबा व्यू लूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं ये बात बहुत दावे से और खुशी से कह सकता हूँ कि मार्केट जिधर भी जाए, निफ्टी पे मेरा कंट्रोल नहीं है, पर ये जो कंपनीज हैं, जो सेक्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स को रिटर्न देंगी 100%। और ये जो सेक्टर्स हैं, ये इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जो एक तो सरकार का सपोर्ट है क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, दूसरा एक अंडर इन्वेस्टेड सेक्टर्स हैं काफ़ी समय से। तो उसमें आते हैं नाम जैसे कंपनी जो डिफेंस सेक्टर को केटर करती हैं, और काफ़ी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें जो डिफेंस के साथ काम कर रही हैं। हमारा, नीरज जी, जितना मेरा एनालिसिस है, भारत ने 20 साल से अंडर इन्वेस्ट किया है डिफेंस में। बिल्कुल, हमारा फोकस जो रहा है आर्मामेंट्स में कि हम रशिया से कुछ ले लें, कहीं से कुछ ले लें। पिछले 5-6 साल में एक अर्जेंसी आई है कि हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, जो हम फ्रेंडली नेशंस हैं उन पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हमको खुद अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनानी पड़ेगी। और आई थिंक जब हमने स्पेस का जो मूवमेंट पकड़ा, उसके बाद से एक ज़्यादा अर्जेंसी आई कि हमको खुद अपना डिफेंस का जो प्रोक्योरमेंट है वो हमको खुद करना है। तो उसमें PSU कंपनीज हैं ऑलरेडी, और पर वो शायद थोड़ी महंगी हो गई हैं, पर वो हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रनवे है। पर उसके साथ एक जो कंपनीज हैं जो डिफेंस फोर्सेस को कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कर रहे हैं, रेडार, ड्रोन्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अभी जो हैं आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के पास, वो बहुत पुराने हैं, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा जो स्पेस टेक है, स्पेस टेक और डिफेंस का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक मर्जर हो रहा है अभी इस समय, क्योंकि चाइना ने सिखाया कि आप कैसे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से आप रिकॉग्निशन कर सकते हैं पूरे ज्योग्राफी को, आपको एयरक्राफ्ट, ड्रोन कुछ ज़रूरत नहीं है। तो फॉर अ सिंपल मैटर, चाइना का जो सैटेलाइट है वो विद इन 3 मिनट में समझ जाता है कहीं पे इंडिया का टैंक निकला, तो वो उसको मालूम है चाइना को ऑलरेडी, वो डिपेंडेंट नहीं है कोई और टेक्नोलॉजी के लिए। हम उसमें अभी पीछे हैं, पर हम कैचअप कर रहे हैं। तो कंपनीज जो इस स्पेस में काम कर रही हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, रेडार टेक्नोलॉजी, डिटेक्शन, ड्रोन, ये कंपनीज जो हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो बन रहे हैं कि आप एक तरफ तो ड्रोन बनाने पर अगर एनिमी ड्रोन्स हैं उसको आप कैसे रोकेंगे, ये सब कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें हार्डवेयर, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण है। तो ये जो कंपनीज हैं ये डेफिनेटली अच्छा करेंगी। दूसरा मैं कहूँगा, एक सरकार का एक शेड्यूल M आया है, अभी ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, पिछले साल भर पहले आया था, कि जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो विद इन इंडिया केटर करती है, जिसमें बड़ी MNCs भी हैं, छोटी कंपनीज भी हैं जो फॉर्मुलेशन ड्रग्स में और आप जैसे लोग खरीदते हैं दुकानों से, उसकी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है वो सरकार ने एक करीब 60-70 पेज का डॉक्यूमेंट है उसमें डिफाइन करी है, और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनने वाला है जल्दी। और वो राइट फ्रॉम कि आपकी फैक्ट्री लेवल पे क्या गुड मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, स्टोरेज, आपका ट्रांसपोर्ट में, और आपका रिटेल लेवल पे आपके जो फार्मासिस्ट है उसके पास क्या होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक बड़ी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, जहाँ पे पुराने छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं बद्दी में या कहीं पे टैक्स की वजह से, अब वो अनवायबल हो जाएंगे, क्योंकि कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट और क्वालिटी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो जो मार्केट है वो पूरा बड़े
डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। और हमको मालूम है कि एक्सपोर्ट वाले CDMO प्लेयर्स वो तो है, दिवीज, डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस, ऐसी कंपनीज हैं ऑलरेडी। पर एक बड़ा मार्केट इंडिया में ओपन हो रहा है, 20,000 करोड़ की जो साल की फार्मा सेल्स होती हैं वो ओपन हो रहा है एक, और उसमें ऑलरेडी 3 लिस्टेड कंपनीज भी हैं। अगेन बाय रिकमेंडेशन ये पर एकोम्स, विंडलास, इनोवा, कैपटैप, ये 3 कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है उस स्पेस में। पर इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हुआ नहीं है, पर ये कंपनीज ऑलरेडी हाई ग्रोथ कंपनीज हैं। तो एक डोमेस्टिक CDMO मार्केट ओपन हो रहा है। दूसरा मेरे को लगता है इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी नेग्लेक्टेड है, अंडर इंश्योर्ड मार्केट है। इनफैक्ट इट्स सरप्राइजिंग कि जिस इंश्योरेंस का मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए इंडिया में, हमारा जो इंश्योरेंस है पर कैपिटा बेसिस पे गिरा है पिछले 3 साल में। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोटेक्शन बेचें। जीएसटी काउंसिल की फिर से वो डिफर हो गया डिसीजन, तो पर ठीक है वो अभी नहीं हुआ पर वो होगा। तो आई थिंक इंश्योरेंस इतना अंडर इंश्योरेंस है इंडिया में, हेल्थ, सेफ्टी, हेल्थ, लाइफ सबका, ऑटोज का, कि वो एक बड़ी इंडस्ट्री है जो ग्रोथ इंडस्ट्री में तब्दील होगी जल्दी। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट मुझे लगता है काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, जो अभी भी हम इग्नोर कर रहे हैं जनरली। वो ऑलरेडी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया पिछले साल फार्मा इंडेक्स ने, और मुझे लगता है कि अगले 3 साल तक के लिए वो एक कांस्टेंट हमें रन मिलेगा फार्मा इंडेक्स में, क्योंकि जो कंपनीज ने कैपेबिलिटी बनाई है। और US FDA जो इतना फ्रेंडली है इंडिया में, मैंने कभी नहीं देखा इसके पहले आता था कि वो आके प्लांट बंद कर देते थे। अब 2 साल में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि प्लांट बंद, वो कहते हैं कि आप ये 4 चीज़ें हैं, आप ये ज़रा ठीक कर लीजिए और फिर बता दीजिए, फिर आप अपना सप्लाई ऑन रखिए, क्योंकि US चाहता है कि इंडिया से जेनरिक इंपोर्ट्स आए US में, चाइना पे डिपेंड। बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है। अभी देखिए जो सेक्टर से स्टॉक के नाम आ रहे हैं, बाई सेल नहीं है, आप अपने एडवाइजर से लीजिएगा। 2 आपने बात की, एक डिफेंस वाला जो कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, और दूसरा फार्मा जिसमें डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में। इससे पहले कि मैं 2 एक सेक्टर्स में और आपसे बातचीत करूँ, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, जैसे फिलोसफिकली इंडियन मार्केट मुझे लगता है कि कमोडिटी ड्रिवन मार्केट है ना, ज़्यादातर धंधे कमोडिटी वाले हैं, तो बहुत कम टेक्नोलॉजी बेस हम लोग करते हैं। तो मैं 80% मार्केट मानता हूँ कमोडिटी ड्रिवन है। ये कंसिडरिंग कि हमारे दिमाग में है, तो जब आप कंपनी चूज करने जाते हैं, सेक्टर चूज करने जाते हैं, थीम रीड करते हैं, तो ऐसे ही बढ़िया 18% GST वाला पॉपकॉर्न खाते हुए आपके दिमाग में आता है कि यार इसको सोचना चाहिए, या फिर आप बुक वैल्यू और पी मल्टीपल देखते हैं, या आपको लगता है यार ये पी छोड़ो ना, पहले बिजनेस समझ लेते हैं फिर देखते हैं, क्या क्या करते हैं आप? नहीं, आई थिंक पी थोड़ा एक लेवल के बियॉन्ड, आई थिंक एक बेसिक लेवल पे आप इन्वेस्टर हैं, मार्केट समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पी और बुक वैल्यू रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बताता है कि जो आप देख रहे हैं भाई वो आप ले क्या रहे हैं एक, और अगर हाई पी है तो किस क्यों प्राइस हाई पे पे लेना है, और फिर आपको ये सवाल है कि अगर अच्छा मैं ये 40 टाइम के 50 टाइम के पी मल्टीपल पे ले रहा हूँ, तो मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं क्यों इतना महंगा प्राइस इसके लिए दे रहा हूँ, क्या मुझे ग्रोथ पे कन्विक्शन है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है जो इन्वेस्टर्स को, जो अभी आए हैं मार्केट में पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए। जो कमोडिटी बेस्ड हैं वो ऑब्वियसली लो पी पे मिलेंगे, लो बुक वैल्यू मल्टीपल पे मिलेंगे, पर उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी हो सकता है कम हो या ग्रोथ नहीं हो। मार्केट में फिर से कहूँगा, अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं कि आपको एक्सपेक्टेशन है मैं मार्केट से कंसिस्टेंट बेसिस पे साल और साल 20-25% की रिटर्न बनाऊँ, तो आपको ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा। अंडर प्राइस्ड स्टॉक सिर्फ ढूंढते रहेंगे कि सस्ते में ले लें, तो वो एक वैल्यू ट्रैप्स हो जाते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आने देते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा पोर्टफोलियो है जो एक मिक्स होता है, जो आपके पास अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स भी हैं और अच्छे वैल्यू स्टॉक्स भी हैं। हमारा पर्सनल जो स्टाइल है हमारी कंपनी का वो है ग्रोथ पे फोकस करना। तो वैल्यूएशन भी हम देखते हैं, पर वैल्यूएशन देखते हैं इन रिलेशन टू ग्रोथ, कि अगर मुझे दिख रहा है कंसिस्टेंट ग्रोथ, और वापस मैं आपको जैसे डिक्सन का एग्जांपल दूंगा, हमेशा से महंगा स्टॉक रहा है, 100 टाइम के पी मल्टीपल पे चलता है, पर हर बार रिटर्न बना के देता है। वो मतलब 700-800 रुपए का स्टॉक आज 18,000 के लेवल पे है, हमेशा महंगा रहा है, क्योंकि ग्रोथ जो उसने कही वो करता रहता है। तो जब आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो आपको वैल्यूएशन पे सेंसिटिविटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर जो बहुत रेयर कंपनीज हैं जो ऐसे स्पेस में आ गए हैं और ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ कि वो कन्विंस्ड हैं कि हम ग्रोथ करते रहेंगे विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ डेट। अगर कंपनी ग्रो कर रही है विदाउट टेकिंग डेट और विदाउट डाइल्यूटिंग equity by doing equity raise again and again, using its own resources to grow,
हाई ROC है, हाई ROE है, तो ड्रीम कंपनीज हैं, तो उनका मल्टीपल हमेशा महंगा रहेगा। पर यही कंपनीज जब एक साइडवेज लो ग्रोथ में चली जाती हैं तो इनका मल्टीपल ड्रॉप होने लगता है, और काफ़ी जैसे लार्ज कैप कंपनीज हैं अब वो उस जोन में है, क्योंकि उनका जो वैल्यूएशन मल्टीपल है गिरा है। अगर वो 3 टाइम बुक वैल्यू पे, 4 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करती थी, अब 2 टाइम बुक वैल्यू पे आ गई। पर फिर भी अब जो ग्रोथ है वो इतना कम है सामने कि वो 2 टाइम भी महंगा है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं जैसे आप लोगों से बातचीत होती है, फाइनेंस के जो बड़े दिग्गज लोग हैं, तो एक तो ये होता है कि आप मैट्रिक्स देख रहे हैं कि कितने मल्टीपल पे है, फॉरवर्ड देख लो, फिर बुक वैल्यू देख लो, तरह तरह की चीज़ें दिखती है। तो जैसे आप एक उदाहरण भी दे रहे थे कि बिजनेस समझो आप। जी बिल्कुल। अगर बिजनेस आपको समझ में आ गया ना, जैसे वो दारा खुशबूसाई कहते हैं कि पूरी दुनिया की रोड्स मेरे लिए बिजनेस हैं। जी बिल्कुल है ना, वो बिल्कुल। नया उन्होंने टर्म निकाला था, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, अंडर द सन एवरी रोड इज माई मार्केट। जी तो बिजनेस समझना ज्यादा जरूरी है रादर कि आप खाली पी और बुक वैल्यू और बिल्कुल, मार्केट कैप टू बिल्कुल। सेल्स और इन सब में फंसे हुए हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने अभी दिया कि वो 200-250 के मल्टीपल पे भी लोग उसमें हैं। तो अंडरस्टैंड द बिजनेस, क्या होने वाला आगे और किसकी इतनी डिमांड आने वाली कि भैया वो सस्ता हो ही जी, नहीं सकता। जी। तो एक ये तरीका हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जिसका मैं भी बहुत समर्थन हूँ, क्योंकि मैं बहुत फाइनेंस बैकग्राउंड से, मैंने MBA नहीं नहीं, किया पर जैसे आपका शो था KYC, आई थिंक वो बहुत अच्छा शो था, वो उसी पे फोकस करता है। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और ऐसे मैनेजमेंट को बुला के उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि दर्शकों, और मुझे भी, मैं भी आपका दर्शक हूँ, मुझे भी समझने में पड़ेगा कि हाँ वो मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, उनका क्या थिंकिंग है। क्योंकि मैं सोचूं एज एन इन्वेस्टर, पर मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा है तो कोई फायदा नहीं है ना। मुझे तो ये जानना है। तो एनालिस्ट कॉल्स जैसी होती हैं जो हर क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद, उसमें यही सवाल होता है कि मैनेजमेंट क्या सोच रहा है अगले 3 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए, कैपेक्स प्लान क्या है, नया मार्केट कैसे है, मार्जिन कैसे बढ़ाएंगे, ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए टाइम स्पेंड करना। और आजकल क्या है, थ्रू यूट्यूब, थ्रू मीडिया, थ्रू अदर बहुत कंटेंट अवेलेबल है। आपको 10-15 मिनट का समय स्पेंड करना है, समय स्पेंड करना। अच्छा, बहुत सारे लोग इससे होता है ना कि मुझे वो वाले मैनेजमेंट अच्छे लगते हैं जो बैलेंस शीट देख के अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाते। हाँ बिल्कुल। कि अच्छा मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है ना, चलो कुछ जगलरी करते हैं, प्रॉफिट बढ़ा, जगलरी इन द सेंस नॉट नेगेटिव कि कुछ ऐसा करते हैं शॉर्ट टर्म में कुछ कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म कोई प्रॉफिट बढ़ जाए। जी। मुझे वो मैनेजमेंट अच्छे लगते हैं, उनसे मुझे बात करने में मजा आता है जो जिनके एक्शन से बैलेंस शीट इंप्रूव होती है। कि मैं कुछ नया सोच रहा हूँ, अब मैं ऐसे करूंगा बिजनेस को, इस तरह से करूँ। तो मैं जब बात करता था कंपनी, तो मेरा फॉर्मूला ये था कि मैं बहुत कम पढ़ के जाता था बैलेंस शीट की। मुझे लिटरली कई बार तो पता ही नहीं होता था इनका प्रॉफिट क्या है। मुझे ये समझना होता था कि आप धंधा क्या करते हो, पैसे कैसे बनाते हो जी, और आपकी लाइफ का रिस्क क्या है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप ये 3 चीजें नहीं समझोगे, आप बैलेंस शीट पढ़ के क्या कर लोगे। बिल्कुल। आपने बहुत सारी बैलेंस शीट पढ़ी हुई है, बहुत अच्छा बिजनेस है और वो 1800 रुपये का स्टॉक 2 रुपये हो गया। सो अंडरस्टैंड द रिस्क इन बिजनेस। तो ये वाली समझनी बात है। 2 और सेक्टर है। एक तो IT पे आप हमेशा इतना नाराज क्यों रहते हैं भैया, इतना आइडिया आपको पसंद नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी वो बात नहीं है। आई थिंक IT में मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा सेक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने पूरा उसका ग्रोथ देखा 98 से, जब वो Y2K से ये स्टार्ट हुआ था। छोटी कंपनीज होती थी, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, पर जब Y2K की वजह से सन 2000 में इनको इतना बिजनेस मिला US की कंपनी से कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन कंपनीज को छोड़ा नहीं। फिर ये उनके टेक्नोलॉजी पार्टनर बन गए और उसकी वजह से बिजनेस इतना बड़ा और अभी भी इतना बड़ा है। अब मुझे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में इन कंपनीज का ये चैलेंज है कि जो इनका सर्विसेज का मॉडल है कि आप मुझे प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं उस पर 500 इंजीनियर लगाऊंगा और फिर वो आपका काम कर देंगे। वो जो मॉडल है टाइम एंड मटेरियल मॉडल जिसको हम कहते हैं, जैसे बिलिंग होती थी कि इतने डॉलर पर पर्सन की, वो मॉडल अब आउटडेटेड हो गया है क्योंकि दुनिया मूव कर गई है। कस्टमर्स को ये चाहिए कि भाई मेरे को वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग चाहिए, मेरे को टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग नहीं चाहिए। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की मेरा आउटकम क्या है, मेरे बिजनेस में क्या फ़ायदा हो रहा है, उसका सर्टेन पार्ट मैं आपको दे दूंगा। आपकी क्या कॉस्ट है वो आपकी प्रॉब्लम है। अब ये compete कर रही हैं जेन AI कंपनीज से जो सेम सोल्यूशन बना रहे हैं एट मच लोअर कॉस्ट, क्योंकि वो AI यूज़ कर रहे हैं, एजेंटिक AI जिसको हम कहते हैं, कि जहाँ पे जो कोडिंग है वो वर्चुअल एजेंट्स कर रहे हैं AI कंपनीज के। तो इनकी कॉस्ट है जो एलिवेटेड है क्योंकि अभी भी पीपल डिपेंडेंट हैं, माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं AI में।
और दूसरी तरफ कंपटीशन ऐसा है जो एट अ लोअर प्राइस वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग सोल्यूशन दे रहा है बड़े कस्टमर्स को। तो ये मार्केट जो शिफ्ट हो रहा है पूरा कस्टमर साइड पे, वो मुझे लगता है कि हमारी कंपनीज थोड़ा अभी पीछे हैं उसके, और उसकी वजह से जो ग्रोथ गाइडेंस है वो भी 2-3-4-5% की होती है। नई हायरिंग हो नहीं रही है, वो आप देखते हैं नेगेटिव ही है काफ़ी। अब थोड़ी शुरू हुई है पर ज़्यादा नहीं, 2-3-4 हज़ार लोग हायर कर रहे हैं क्वार्टरली। तो मुझे लगता है ये पूरा जो मॉडल है ना, ये रीस्ट्रक्चर होगा अगले साल, 2 साल, 3 साल में। तो इस इन्वायरमेंट में जस्ट बिकॉज यार लार्ज कंपनीज, उनके लिए 25, 30, 35, 40 टाइम का पी मल्टीपल देना मुझे लगता है महंगी हैं ये स्टॉक्स अभी। तो इन्वेस्टर्स अगर शांति से बैठे तो उनको मौका मिलेगा इन स्टॉक्स पे वापस आने का। मुझे लगता है साइडवेज करेक्शन होगा। एट द सेम टाइम जो स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी कंपनीज हैं इंडिया में, मुझे लगता है वो उनका प्रोडक्ट पे फोकस ज़्यादा है, वो ज़्यादा फास्ट यूज़ कर पा रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को टू मूव टू वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो अपॉर्चुनिटी आईटी में मुझे लगता है चाहे मल्टीपल ज़्यादा हो स्मॉल और मिड कैप आईटी का, वहाँ पे ज़्यादा है बनिस्बत लार्ज कैप आईटी सर्विसेज कंपनी से। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जस्ट फॉर रेफरेंस लोगों के जानना चाहिए कि एक दौर था जब 10 साल इन्फोसिस ने अंडर परफॉर्म किया जी। 10 साल में, आप चार्ट खोलिए 20 साल का, आपको वो दौर दिखेगा। तो कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है। जी बिल्कुल। वो कि आपने और गलत वो decision ले रहे बिजनेसेस, हैं। हाँ, वो माइग्रेट होते हैं। और इसीलिए आपने एक पहले बताया कि क्या एक्टिविटी लेवल मार्केट में बढ़ गई है। मुझे लगता है कि इसलिए बढ़ गई कि लोग देखते हैं कि हाँ, ये कंपनी ना अब एक कंसोलिडेशन फेज में जा रही है, Right. तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और मैं दूसरे ग्रोथ स्टॉक में जाता हूँ। पहले लोग शायद ये कम डिसीजन लेते थे, ले लिया तो चलो चलने दो। अब थोड़ा एक्टिविटी इसलिए बढ़ा है कि लोगों को लगता है अच्छा ये टॉप आउट हो गया है जहाँ पे होना था, अब ये थोड़ा इसको साइडवेज जाना पड़ेगा करेक्शन में, तो निकल जाता हूँ यहाँ पे। तो वही बात है, आपने कहा 10 साल का अंडर परफॉर्मेंस रहा इन्फोसिस का। मुझे लगता है जो नए इन्वेस्टर आए हैं वो उसका वेट नहीं करते अब। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मैं इसलिए छेड़ा टीज कर रहा था, मैं उत्सुकता जगा रहा था। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट में। इस इशू पे तो हम लोग, जो मैं पहले सोचते रहे, हम शो नहीं कर पाया। इस पे अलग से एक पॉडकास्ट हम करेंगे 2-3 लोगों के साथ, इसमें 1 घंटे डिस्कस करेंगे। यू कैन टाइम द मार्केट। ये एकदम सही बात नहीं जो लोग कहते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक रेंज के मार्केट को हमेशा टाइम कर सकते हो। दुनिया में हो क्या रहा है इसके अलावा, तो खैर इस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे वरना हमारा 1 घंटे का पॉडकास्ट इसी चलेगा। कुछ 1-2 सेक्टर में जो पूछने, एक जो बहुत बड़ा सेक्टर जो इकोनॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन है, वो बैंक एंड फाइनेंस का है। हमारी ग्रोथ में थोड़े चैलेंजेस आ गए हैं। सेकेंड क्वार्टर में जो है 5.5 से भी नीचे गई है। थर्ड क्वार्टर के 8 दिन निकल गए, उसके बाद थोड़ी दिख रहा है। तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर फार्मा जैसे ना, कि बड़े प्राइवेट बैंक, बड़े सरकारी बैंक, फिर होम फाइनेंस वाले अलग हैं, फिर माइक्रो फाइनेंस अलग है, तरह तरह की कंपनीज है। इस पूरे सेक्टर पे आप रिसर्च कर रहे हैं, बुलिश हैं, या आप इसको अवॉइड कैटेगरी में रख रहे हैं? नहीं, इस पे तो हमारा रिसर्च कॉन्स्टेंटली चलता रहता है नीरज जी, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है। निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 35% का वेटेज है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आई थिंक आपका जो सवाल था वो ज़्यादा था लेंडर्स के बेसिस पे, जो लेंडिंग की एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो NBFC हो या बैंक्स हों। बिल्कुल। उधर हमें लगता है कि थोड़ा चैलेंजेस हैं। पिछले 1 साल से व्यू ये रहा है कि ये हाई प्राइस्ड स्टॉक्स हैं फॉर द चैलेंजेस दैट दे हैव इन द नियर टर्म। और चैलेंजेस ये हैं कि पोस्ट कोविड हमने एक तरह की रिकवरी देखी, एक तरफ, मतलब पूरा RBI भी काफ़ी सपोर्टिव था, रिस्क वेट्स कम कर रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि कोविड के बाद जो रिकवरी आई है बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे रहें लोन देने के लिए और डिफ़ॉल्टर्स कम हो। पर ये जो चेंज हुआ है पिछले साल से, RBI का भी एक फोकस कि रिस्क वेट्स बढ़ाएं, इकोनॉमी में बबल ना बनने दें, ओवर लेंडिंग ना हो, उसका अब प्रेशर पूरा दिख रहा है बैंक्स की बैलेंस शीट्स पे। 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ गई है, क्योंकि डिपॉजिट्स अवेलेबल नहीं है। अब कहते हैं लोग 7% की FD में क्यों डालूं, मार्केट में 20% बन रहा है। तो डिपॉजिट लॉस बैंक्स का कंटिन्यूस हुआ है, और उनका भी जिनके पास ब्रांचेज हैं। दूसरी तरफ जो आपके बोरोअर्स हैं, जो क्रेडिट ऑफ टेक इतना नहीं है, प्राइवेट कैपेक्स अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है इस लेवल पे कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकें, तो डिप्लॉयमेंट में एक इशू है। तीसरा, आपके कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि सैलरीज बढ़ रही हैं, रेंट बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो एक इन्वायरमेंट जो है वो अभी भी डिटीरिएटिंग है, कि जो ROE और ROC और इसको हम ROA कहते हैं बैंक का,
वो गिर रहा है कंटिन्यूसली। आप एक दो चाहे एक्सेप्शनल बैंक्स को छोड़ दें, पर अक्रॉस द सेक्टर देखें, जो एनपीएस भी हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और एनपीएस बढ़ रहे हैं। पिछली क्वार्टर में लोगों ने कहा कि ये इसलिए बढ़े क्योंकि हीट वेव थी, इलेक्शंस थे, तो उसकी वजह से कलेक्शन नहीं हो पाया, ग्रोथ नहीं हो पाई। पर अब इस क्वार्टर में वो बहाना भी निकल जाएगा जब रिजल्ट्स आएंगे। तो मुझे लगता है ये जो पूरा लेंडिंग का इकोसिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी ग्रोथ के लिए, तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, और ये ग्रो करेगा। पर अगेन टाइमिंग की बात है, फिर आपका सवाल वही आ गया कि टाइमिंग पर मुझे लगता है टाइमिंग पर्सपेक्टिव से ये एक, हम इसमें पिछले 6 महीने से अंडरवेट है, मतलब अंडरवेट, हमारे पास कोई लेंडर नहीं है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, पहली बार ऐसा हुआ है। और हमारे इन्वेस्टर्स भी हमसे पूछते हैं कि भाई आपने निफ्टी से इतना डिफरेंशिएटेड कॉल क्यों लिया है, ना कोई एनबीएफसी है, ना कोई माइक्रो फाइनेंस है, ना कोई बैंक है छोटा बड़ा, ऐसे भी कुछ नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि जो हम रिसर्च कर रहे हैं हमको दिख रहा है कि एक स्ट्रेस है, एसएमई सेक्टर पे स्ट्रेस है, कैश फ्लो का स्ट्रेस है, लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और अगर लोग नहीं दे पा रहे हैं तो नया लोन कैसे मिलेगा, नया लोन नहीं मिलेगा तो बैंक्स की इनकम कहाँ से आएगी। तो इस पूरे इन्वायरमेंट में मुझे लगता है अगेन 3 से 6 महीने की इंतज़ार करना बेटर रहेगा रादर देन जंपिंग द गन इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। मतलब अभी 3-6 महीने आप कह सकते हैं मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेस है। हाँ। और चूंकि 35% वेटेज बैंक है जी, तो बिल्कुल। उस पर दिख रहा है, विजिबल है। बिल्कुल, कंजम्पशन एफएमसीजी कंपनी इतना गिर रही है अगर, जी। तो स्ट्रेस तो है इसमें। ऑटो कंपनी में आप देख लीजिए, ऑटो कंपनी में 35% का स्टॉक करेक्शन है। ऑटो में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला था कि आपने देखा होगा जी, शायद, बिल्कुल। मैं लखनऊ में एक हाँ। टोयोटा के शोरूम में गया, वहाँ पे उसने कहा कि ये गाड़ी खड़ी हाई राइडर, आप तुरंत ले लीजिए, चाबी चेक काट दिए जी। मैंने कहा इस पे तो आप लोग कह रहे थे 6 महीना, हाँ, महीने बिल्कुल। की बुकिंग चलती है। बात नहीं कर रहे थे जब लॉन्च हुई थी गाड़ी, तब मुझे याद है वो कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट में भी नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले सकते, जुगाड़ लगानी पड़ेगी आपको, पीआर को फोन करो, बिल्कुल। उसको फोन करो। जी। अब आप करो तुरंत करो। हमने कहा मान लो अगर मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, बोला मैक्सिमम 2 वीक्स, आपकी चॉइस का कलर 2 वीक्स में डिलीवरी है। ये हालत ऑटो की है। तो स्ट्रेस है इकोनॉमी में, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने बात की बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की, फार्मा की, टेक्नोलॉजी ईएमएस की और आईटी की क्या क्या है। इसके अलावा 2025 के लिए कोई अनोखा आइडिया जो आप बताना चाहें कि 2025 में एक ये आउटलायर हो सकता है, सेक्टर भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई थीम हो सकती है, या किसी फिल्म का इंतजार आप कर रहे हो? फिल्म में आई थिंक बॉलीवुड हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। आप ज़्यादा ज्ञानी हैं उसके बारे में, हमारी बात भी हो चुकी है काफ़ी, तो मैं वहाँ से नहीं, थिएटर नहीं गया पिछले 5 साल से। तो फिर तो आपकी वजह से स्टॉक नहीं चल रहा ना फिर पीवीआर का, फिर आप दूसरों को क्यों, फिर जब घर वाले ही ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर बाहर वालों को क्या ब्लेम दें? देखो अजय बिजली जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर आपको क्या फर्क पड़ता है पॉपकॉर्न पे 18% या 80% जीएसटी? वो तो मैं अखबार पढ़ रहा था। देखिए मैंने एक बार शुरू में कहा था मैं बहुत आलसी हूँ बाय नेचर तो इसलिए मैं खुद खाना बना लेता हूँ, तो जोमेटो के लिए दिक्कत है। अब मैं क्या करूँ भाई? तो मैं तो फिल्में घर पे देखता हूँ, ओटीटी पे देखता हूँ। नहीं वो अच्छा है, बिल्कुल। आई थिंक काफी माइग्रेशन हुआ है, और वो इसलिए भी हुआ कि कंटेंट इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि पुल करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट होना चाहिए। और जो भी कहें दाम इतने बढ़ गए हैं टिकट्स के, आने जाने के, पार्किंग के और खाने पीने के इन थिएटर, कि वो भी एक थोड़ा अनअफोर्डेबल जोन में चला गया। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आलसी होने का फायदा ये भी है, पैसे बचा घर में पड़े पड़े ही आप उतने पैसे उससे ज्यादा मजा ले रहे हैं, दोस्तों को भी दिखा रहे हैं, दोस्तों को बिल्कुल होम थिएटर में बैठ गए 4 दोस्त, और उससे कम खर्चे में उससे बढ़िया मजा, और वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट है। ये नहीं अच्छा लगा, दूसरा आप लगा लीजिए कुछ। तो ये तो खैर एनीवे, आई थिंक आइडियाज में आउट ऑफ मूनशॉट आइडिया मैं कहूँगा एक मिड एंड स्मॉल कैप एग्रोकेम कंपनीज जो हैं, जो काफ़ी नेग्लेक्टेड रही हैं मार्केट के, फर्टिलाइजर है, यूरिया, बेसिक यूरिया है, या फिर पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड हैं, वीडीसाइड हैं, ये सारी कंपनीज ने पिछले 5-6 साल में ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। पिछले साल हमने 2 बेट्स करी थी, एक शारदा क्रॉपकेम और धानुका हमने बात करी थी। दोनों के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, डबल हो गए हैं, पर मुझे लगता है अभी भी उस स्पेस में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने साल दर साल अच्छा मानसून देखा है। अच्छा मानसून टू द लेवल की पिछले साल तो एक्सेप्शनल रेंज थी। तो फार्मर्स को क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं थी वीडीसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइज़र पे। पर अगर एक एनवायरनमेंट ऐसा बनता है कि रेंज में थोड़ा प्रॉब्लम हो, या उसके अलावा भी मुझे लगता है कि ये जो सरकार पैसा दे रही है विलेज लेवल पे, वो
ऑलरेडी माइग्रेट हो रहा है थ्रू लोन्स, जो कृषि लोन जिसको कहते हैं, जो एफएमबी कहती रहती हैं कि जो कृषि लोन है वो एकदम फ्रिक्शनलेस लोन होना चाहिए। तो पूरा फोकस है अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी कि हम जो फार्मर की प्रोक्योरमेंट साइकिल है, क्योंकि फार्मर को सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स एक टाइम पे चाहिए साल के, वो हर पूरे साल नहीं लेता रहता है, तो उस समय उसके पास पैसा होना चाहिए। तो फ्रिक्शनलेस क्रेडिट इन सब की डिमांड को ड्राइव करेगा। तो मुझे लगता है कि वो एक स्पेस है जो काफ़ी नेग्लेक्टेड है, जिसको मैं स्पेशलिटी केमिकल नहीं कहूँगा, पर एक कमोडिटी भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन। और वहाँ पे इंडियन कंपनीज ने काफ़ी इनोवेशन किए हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो मुझे लगता है एक वो स्मॉल कैप एग्रोकेम कंपनीज का जो स्पेस है वो मुझे लगता है एक अच्छा रिटर्न दे सकता है इस साल। वेरी इंटरेस्टिंग। अरे यहाँ पे एक और उत्सुकता जगा दूँ लोगों में कि आपने बैंक फाइनेंशियल में बहुत डिस्कस किया, ये सेक्टर मेरे बहुत, मैं भी बहुत क्लोजली इसको देखता हूँ। तो मेरे एक मित्र हैं जो ISB में पढ़ाते हैं, बहुत ही बड़े जानकार हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के वो एक्सपर्ट हैं सबसे बड़े। तो उनको एक दिन, वो एक्चुअली मुंबई बहुत कम आते हैं, लेकिन जिस दिन वो आएंगे तो हम और आप जी बैठेंगे बिल्कुल, और उनसे समझेंगे जी। कि एक्चुअली उनके साथ मैंने एक शो किया था, तो उन्होंने बहुत अर्ली वार्निंग दी थी कि फाइनेंशियल सेक्टर की जो एक्टिविटीज इस समय चल रही है प्लस जो हो रहा है पॉलिसी लेवल पे, वो दिक्कत पैदा करेगा। और वो एकदम मुझे दिख रहा था। मुझे उनकी अभी बातचीत करते करते मुझे उनकी याद आ गई कि 2-3 दिन पहले उनको एक मैसेज भी आया था कि मैं इस तारीख को, तो आई थिंक 3 महीने पहले हमने एक शो भी किया था, जब वो भी थे मैं भी था, और तब उन्होंने कहा था RBI की जो टाइटनिंग पॉलिसी जनवरी से स्टार्ट हुई थी, राइट, उसका इफेक्ट दिखा और दिख रहा था, और अब वो कंजम्पशन लेवल पे भी आ गया। अब वो कंजम्पशन लेवल पे आ गया है। तो पॉलिसी लेवल से जो शिफ्ट आया है उसका क्या दिक्कत, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लंबा, बहुत मजा आएगा आपको समझने में, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य ये कि आपको समझा दें, आप डिसीजन खुद लो। तो लंबी बातचीत हो गई, हमने बहुत सारी चीजें की। अब 2025 का फिटनेस मंत्र क्या है, जो एक तो देखिए अभय जी ने बहुत, क्या कराटे, जूडो जी, जूडो के नेशनल चैंपियन है। नेशनल चैंपियन तो नहीं हूँ, पर सिखाता हूँ। हमारा NSCI क्लब में क्लास होती है और काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारे जो नेशनल लेवल्स पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे खेलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जाके प्रैक्टिस करना उनके साथ। पिटाई भी होती है, वो भी ठीक है, पर मज़ा आता है, ओपन एयर वर्कआउट होता है। तो ऐसा ही वर्कआउट लोग पोर्टफोलियो के फिटनेस मंत्र क्या है या इंडिविजुअल फिटनेस मंत्र क्या है 2025 के लिए, मेरे जो दर्शक सुन रहे हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? आई थिंक आप एक ही मेरा सबके लिए मैसेज है कि इंडिया में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इंडस्ट्री और डिमांड का, और गवर्नमेंट उसमें एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। गवर्नमेंट को एक बड़ा क्लियर आइडिया कि किस सेक्टर्स को हमें फोकस करना है फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस जब होती है ना, तो फिर वो आपको करना ही करना है। फिर आप उसको ये नहीं, वो जजमेंट नहीं ले सकते कि अच्छा नहीं करता है, वो करना ही करना है। और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना कोई बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में नहीं बन सकती है। आप चाइना में देख लीजिए, US में देख लीजिए, जो भी इंडस्ट्रीज बनी वो एक क्रिटिकल टाइम पे बनी जब गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट दिया उनको, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जो भी चाहिए आप करिए। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स का फोकस ये होना चाहिए, बड़ा सोच समझिए कि अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल में कौन सी इमर्जिंग नई सनराइज इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, और उस पर फोकस करें। और कई डिस्कशन होते रहते हैं ऑन सोलर पावर, एक हो गया, फिर EV एक हो गया, फिर सेमीकंडक्टर की हमने बात करी, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, डिफेंस है, रेलवेज हैं। इतनी बड़ी डिमांड आएगी कि ये कौन सी कंपनीज है जो इनको केटर कर रही हैं। सो आई थिंक ये अगर ध्यान रखें तो फिर क्या PE मल्टीपल है, क्या बुक वैल्यू मल्टीपल है, बैलेंस शीट क्या है, ये सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ इन कंपनीज को बैक करना और शांति से बैठना है। ये कंपनीज आपको 10 बैगर्स, जिस हर एक इन्वेस्टर का ड्रीम होता है, जहां इन स्पेसेस से ये 10 बैगर्स निकलेंगे आपके लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। और हम लोग माइक्रो फाइनेंस पे भी जल्दी एक जी बड़ा शो करेंगे और आपको ये समझाएंगे कि वो बिजनेस चलता कैसे है, उसमें पैसे कैसे बनते हैं और दिक्कतें उनको क्या आ रही हैं। तो अभय सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने पहले समय निकाला। थैंक यू नीरज जी, माय प्लेजर। 2025 के लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। आप जितने आप फिट हैं ना, ऐसे ही पोर्टफोलियो भी सबका फिट रहे, जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें आप और सुनना चाहते हैं मार्केट के बारे में, ऐसे ही और डीप जाना चाहते हैं आप मार्केट के बारे में, जिससे आपको डिसीजन लेने में फ़ायदा हो, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और अपने कमेंट भी दीजिए। आपको जो अच्छा नहीं लगा वो लिखिए, जो अच्छा लगा वो लिखिए, और क्या आप सुनना चाहते हैं
वो लिखिए, क्योंकि आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इसका फ़ायदा ये होता है कि हम और सारे लोगों को अप्रोच कर पाते हैं जिनसे हम बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि जब हम उनके पास जाते हैं बताने के लिए कि हमें अपने लोगों के लिए आपसे बातचीत करनी है, तो वो ज़रूर पूछते हैं कि भैया आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। तो प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करिए, और ये मेरा वायदा है कि हम आपको ऐसे बहुत सारे शोज़ करके दिखाएंगे, सुनाएंगे आपको, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। आप जो भी फैसला लेंगे, पर्सनल लाइफ का हो, मार्केट का हो, जो भी हो, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। और यकीन मानिए, मार्केट आपकी लाइफ से अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही चलती जैसे आपकी ज़िंदगी चलती है। तो डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करना मेरा मकसद है आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।